जय हिंद। वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ आई एम स्टिल ह्यूमन। और मेरे साथ में है लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी। लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी जी को पूरा हिंदुस्तान जानता है। पहले डायरेक्टर जनरल मिलिट्री सर्विस रहे और ये सौभाग्य था कि मैं एडजुटेंट जनरल और सर डायरेक्टर जनरल मिलिट्री सर्विस, और जनरल साहब से अच्छा कोई डॉक्टर हो ही नहीं सकता है। जनरल साहब क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट और र्यूमेटोलॉजिस्ट हैं और परम विशिष्ट सेवा मेडल, ऑनरी फिजिशियन और हाईएस्ट ऑरेशन जो इनको र्यूमेटोलॉजी एसोसिएशन ने दिया है। अभी रिटायरमेंट के बाद में सर गंगाराम हॉस्पिटल में हैं। और सर एक वो पॉइनियर हैं जिन्होंने हमारे देश की जो कोविड के साथ में लड़ाई है इसको एकदम फ्रंट लाइन और कोविड वॉरियर के रूप में इन्होंने जिया है। मैं बताना चाहता हूं कि जनरल चतुर्वेदी हमारे पूरे देश में उन गिने चुने डॉक्टर्स में से हैं जो जब से शुरू हुआ है, और मेरे को तो याद है कि मार्च 2020 में जनरल साहब बांग्लादेश में गए थे और वहां पर इन्होंने बताया था कि किस प्रकार क्लोरोक्विन कोविड में इनिशियल स्टेज में हमारी मदद कर सकते थे। और सर तो डॉक्टर फौसी के साथ में भी काम किया है और इस विषय को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और ये सौभाग्य है कि इस वक्त जब हमारा देश कोरोना पैंडेमिक की सेकेंड वेव से जूझ रहा है और उस वक्त में जनरल चतुर्वेदी जैसे कोविड वॉरियर हमारे साथ में है। पहले तो मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आपने समय निकाला है। और मैं चाहता हूं कि सर, आज चैलेंज है ऑक्सीजन बेड और हॉस्पिटल एडमिशन, ये आपके वर्ड्स हैं सर। आप बताइए कि इसका सोल्यूशन क्या है। सर पहले तो जय हिंद and your kind words. I am really grateful. I don't know whether I deserve or not, but yes, I am a doctor and I developed interest in corona. तो मुझे शुरू से ही एक ऐसा होता है ना, कभी कभी अनायास हिस्ट्री में आप इस चीज से जुड़ जाते हो। नहीं तो कोरोना का कोई एक्सपर्ट तो इस कंट्री में नहीं है। चाहे कितने भी लोग टीवी पे आते हैं, तो कोई आदमी नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो कोई चेस्ट फिजिशियन है, तो कोई फिजिशियन है, बट कोरोना का कोई एक्सपर्ट नहीं है। क्योंकि कोरोना एक नई बीमारी है तो नहीं हो सकता उसका एक्सपर्ट। हाँ, बेसिक डॉक्टर्स जो काम करते हैं वायरोलॉजी वगैरह में, उनको वायरसेस के बारे में मालूम रहता है कि ये वायरसेस कैसे चलते हैं, क्या है। तो कोई वायरोलॉजिस्ट हमारे दुनिया में है, बट दे आर नॉट क्लिनिशियन, वो तो लैब में काम करते हैं। तो मेरा जो हुआ इससे साक्षात्कार, वो चूंकि जैसा बताया जनरल साहब ने, वो मेरे बॉस थे। जनरल साहब वो मेरे पड़ोसी भी थे और मेरे बॉस भी थे। वो एडजुटेंट जनरल थे और मैं डायरेक्टर जनरल था। तो मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई कि जो आपका बॉस इतना अच्छा कोई मिल जाए। और आज तक उस युग को हमारे आर्मी वाले याद करते हैं। तो मैं इसको ज्यादा नहीं बताना चाहता, बट यह है कि लोग कहते हैं कि वैसा कॉम्बिनेशन कभी नहीं आया आज तक, कि जो सच्चाई की चीजें थी वो हमने की। कोई आदमी ऐसा नहीं गया वापस जो जरूरतमंद है और नहीं हो सका। जहां तक कोरोना की बात है, ये मैं 6 मार्च को बांग्लादेश गया था और मैं लौटा करीब 8 मार्च को। तो वहाँ एक टीवी शो था। तो वो तो मैं तो रूमेटोलॉजिस्ट हूँ, उस पे सब्जेक्ट के ऊपर था। बट जो एंकर था वो बहुत स्मार्ट था, वो ग्लोबल था एंकर। तो उसने मुझसे कई सवाल पूछे कोरोना के बारे में। और वहाँ एक स्पेनिश लेडी थी और एक इटालियन। तो ग्रेजुअली वी लर्न कि हमारे रूमेटोलॉजिस्ट हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बहुत यूज करते हैं। सो दैट्स वाई जो पहली ड्रग जो दवा जो फेमस हुई, जिसको प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, उसने भी हमारे प्राइम मिनिस्टर से मांगा कि भाई मुझे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन चाहिए। सो दैट इज हाउ आई केम इनटू द लाइमलाइट ऑफ कोरोना। फिर मुझे इंटरेस्ट आने लगा। मुझे लगा कि नहीं, बहुत कम लोगों को मालूम है, तो लेट्स नो मोर अबाउट दिस इलनेस। सो जो बेसिक क्वेश्चन सर ने मुझसे पूछा है कि भाई क्या किया जाए, ये देश जो है, हमें इस समय हमारे नॉर्मल पेशेंट्स हमसे ये नहीं चाह रहे कि भाई इसकी क्या दवाई है। ये कोई नहीं पूछता, सबको मालूम है इसकी दवाई क्या है। इसको सबके लक्षण भी मालूम है, क्यों 1 साल पुराना हो गया। जब 1 साल पुराना हो जाए कोई चीज, तो उसको सबको मालूम है कि भाई इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या है। बट सब ये क्वेश्चन पूछते हैं। हम मतलब सिर्फ एक कॉमन आदमी, आप कभी कभी देखते हैं टीवी पे, गांव वाला भी पूछता है कि साहब हमारे घर में 10 लोग बुखार से पीड़ित हैं,
अब अस्पताल में जाते हैं तो बेड नहीं मिलता। और शहर में भी यही है, वीआईपी आपको रोज कम से कम 30-40 फोन आते हैं जिसका आपके पास कोई जवाब नहीं है कि डॉक्टर चतुर्वेदी यार बेड मिल जाएगा, और यार ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल जाएगा। तो मुख्य मुद्दा आज देश के सामने ये है, क्योंकि ये मत सोच लीजिए कि ये मई में खत्म हो जाएगा। इस मुद्दे का हल हमको तलाश करना जरूरी है। इसका हम सिर्फ गवर्नमेंट से नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि इतना बड़ी समस्या को कोई एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं सॉर्ट आउट कर सकता। कई लोग बोलते हैं यार देश को आर्मी के हवाले कर दो, तो वो उसका आंसर नहीं है। एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी समस्या, 130 करोड़ लोग हैं हम, उनमें से लोगों को हाईली इन्फेक्टिविटी रेट है, तो ये हमको बात करनी ही पड़ेगी। कुछ पढ़े लिखे लोग ये बात समस्या का क्या हल है, ये ऑक्सीजन और बेड, इस समस्या क्या, कोई ना कोई अल्टरनेटिव हमें निकालना पड़ेगा। तो ये चर्चा यहीं से शुरू हो रही है। तो जहां तक सबसे पहली चीज ये है कि यदि हम बीमारी को रोक सके, देखिए यदि तो हैंडल करना आसान होगा हॉस्पिटल के लिए भी, और यदि किसी चीज के लिए भी। आज आज कोरोना है, कल मेरे पास समझ लीजिए रोज 4000 पेशेंट आर्थराइटिस के आने लगे, तो हम लोग उसके लिए तैयार ही नहीं है। तो हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर, ये नहीं कहिए कि कोलैप्स हो गया है, हेल्थ स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं हुआ है, हेल्थ स्ट्रक्चर ओवरबर्डन है। कोई कोई भी हेल्थ स्ट्रक्चर आज भी, यूएसए में आपने देखा होगा कि डेड बॉडीज अभी भी फ्रीजर में रखी हुई हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो उसको, हमारे यहाँ तो हमारा क्या प्रॉब्लम है कि हम अपने बॉडीज को जलाते हैं, हम क्रिमेट करते हैं, वो लोग उसको जमीन में गाड़ते हैं। तो उसके लिए आज भी इतने सारे डेथ हो चुके थे अमेरिका में कि दे डिडंट हैव मैन पावर टू डू इट। हमारा तो आज भी है कि हमारे पास ये है। तो सबसे पहले कि हम इस बीमारी को रोक सकते हैं, यदि हम प्रिवेंट कर सकें किसी तरह, तो नंबर ऑफ केसेस नहीं होंगे। सो फर्स्ट स्टेप इज प्रिवेंशन। तो प्रिवेंशन पे बहुत सारी बात हो चुकी है, मैं उस बात को रिपीट नहीं करना चाहता, बट प्रिवेंशन के लिए रोज कुछ ना कुछ आता रहता है। देखिए एक टाइम था जब मैंने बोला था हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, और उसका साइंटिफिक एविडेंस था, ये मैंने नहीं बोला था, ये एनआईएच में स्टडी पब्लिश है, फॉसी जिसमें एसोसिएटेड थे कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इज मोर इफेक्टिव देन रेमडेसिविर। ये स्टडी थी, ये वाली। और ये स्टडी इस कोरोना वायरस पे नहीं थी बट दूसरे वायरसेस पे थी, और बाद में चाइनीज ने और कई स्टडीज आई कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन इफेक्टिव। फिर वो दोनों की छोड़ी, एक जिसे कहते हैं ना, कभी कभी कमर्शियल वार हो जाता है, तो कमर्शियल लड़ाई बिटवीन रेमडेसिविर और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, तो वो दोनों ही एक दूसरे को बोलने लगे कि इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, थोड़ा थोड़ा दोनों ही इफेक्टिव है, बट प्रॉब्ली दैट हैज द हिस्ट्री। नाउ अभी आज पेपर में पढ़ रहा था आइवरमेक्टिन। ये आइवरमेक्टिन जो का रोल जो आया वो बांग्लादेश से आया। बांग्लादेश में बहुत यूज होती थी एज ए वर्म, वर्म के लिए, हम लोग भी वर्म्स के लिए यूज करते हैं। ये सब दवाइयां पुरानी दवाइयां हैं, तो जब पुरानी दवाइयों को हम इस नई बीमारी के यूज करते हैं तो इसके बोलते हैं रीपर्पजिंग, रीपर्पजिंग ऑफ द ड्रग। तो ये पता पड़ा है कि आइवरमेक्टिन से भी दवा, ये दवा भी है। तो आज जो भी, आज एक भी पेशेंट कोरोना का आता है उसमें हमेशा उस प्रिस्क्रिप्शन में आइवरमेक्टिन लिखी जाती है कि भाई आइवरमेक्टिन की एक गोली 3 दिन तक खा लीजिए या 5 दिन तक खा लीजिए। अभी गोवा की रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि उन्होंने अपने सब वर्कर्स को, जो भी पूरे पूरे गोवा की पॉपुलेशन को, चाहे वो इन्फेक्टेड है वो नहीं है, उन्होंने कहा कि आप आइवरमेक्टिन की टेबलेट एज ए प्रिवेंटिव ले लीजिए। सो आइवरमेक्टिन का रोल जरूर है। फर्स्ट इज द प्रिवेंशन। उससे बड़ा प्रिवेंशन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने किया था। देखिए वो एक बहुत सक्सेसफुल स्ट्रेटजी थी, प्रॉब्ली लोग इसलिए भूल गए कि शायद बाद में लोग कहने लगे, इसे कहते हैं ना ब्लेम गेम, कि यार वो गलत है और गलत है। नहीं, तो जो उन्होंने एक काम किया था बहुत बड़ा, वो था कंप्लीट लॉकडाउन। कंप्लीट लॉकडाउन एंड सडन एंड स्विफ्ट, एक भी दिन का टाइम नहीं दिया। उससे थोड़ी परेशानियां हुई बट आपके केसेस नहीं हुए। तो कई लोग कहते हैं कि यार फर्स्ट वेव बहुत माइल्ड थी। नहीं, फर्स्ट वेव माइल्ड, फर्स्ट वेव में बहुत बड़ा हथियार उपयोग किया गया था, कंप्लीट लॉकडाउन। पर कंप्लीट लॉकडाउन के हथियार से हमारे केसेस इतने कम हुए कि हम अपने को बहुत शाबाशी देने लगे कि शायद इंडियंस में बहुत इम्यूनिटी है, शायद इंडियंस हम लोग वेजिटेरियन हैं और हमारा ये है, हमारा वो है। तो विदाउट रियलाइजिंग, यदि हिस्ट्री लिखी जाएगी कल कोरोना की,
आज नहीं तो सबसे बड़ा हथियार जो यूज किया गया था वो था कंप्लीट लॉकडाउन बाय प्राइम मिनिस्टर। उससे काफी क्रिटिसाइज भी हुए, लोगों का, मजदूरों को परेशानी हुई, बट याद रखिए गांव तक कोरोना नहीं पहुंचा था, गांव में नहीं जनरल पहुंच। यस सर। जनरल चतुर्वेदी, देखिए ये जो हमारा फोरम है इसके ऊपर में लाखों से ज्यादा यूथ, हमारे भारत के यूथ जुड़ा हुआ है। मैं आपसे एक सीधा सवाल करना चाहता हूं कि आपकी यूथ को क्या एडवाइस है। मैं ऐसे सोचता हूं, देखिए हमारी लड़ाई कोविड के साथ में है, लेकिन एक एक बदन जो हमारा भारतीय का है वो एक किले की तरह है, फोर्ट की तरह है, ताकि दुश्मन उसमें घुस ना जाए। हमारा यूथ क्या प्रिकॉशन लिए, किस प्रकार से अपना सेल्फ डिसिप्लिन बनाए, किस प्रकार से प्रोटोकॉल को फॉलो करे, ताकि किसी के भी शरीर में ये वायरस घुस ना सके। और खास तौर में यूथ के लिए आपका मैसेज चाहता हूं। तो मैं सर बिल्कुल टू द पॉइंट आपको बताता हूं कि इसकी सबसे बड़ी दवा है कि आप कंप्लीट लॉकडाउन में रहें। कैसे रहेंगे, ये हर का अपना मिजाज है कि आप जब किसी को मिलेंगे ही नहीं तो आपको होगा भी नहीं। तो एक छूत की बीमारी का पुराना प्रिंसिपल है ये कि आप किसी से नहीं मिलेंगे तो आपको नहीं होगा। अभी होता क्या है, हम सोच चलो यार थोड़ा बहुत मैं सिगरेट की दुकान तक ही हुआ आता हूँ, या मैं मतलब आप कहीं ना कहीं उसको लीक करते हैं। तो यदि आप कहीं उस लीक को बंद कर सकें, आपको लगे कि यार 15 दिन में किसी से नहीं मिलूंगा, तो एक सेल्फ डिसिप्लिन कर सकते हो, उसमें गवर्नमेंट की जरूरत नहीं है। तो आप अपने को सेल्फ आइसोलेशन यदि आप कर सकें तो केसेस कम हो सकते हैं और आप इंडिविजुअली बच सकते हैं। सो दैट इज नंबर वन। इसको छोटी मोटी चीज मत समझिए, बहुत बड़ी चीज है कि आप जब मिलेंगे ही नहीं तो होगा भी नहीं। सो क्योंकि ये छूत की बीमारी है तो आप किसी को जब देखेंगे नहीं, छुएंगे नहीं। दूसरा चीज ये होती है घर में कि मैं तो नहीं जाता, बट समझ लीजिए मैं नहीं जाता हॉस्पिटल आजकल, बट मेरी वाइफ जाती है, तो सी कैन ऑल्सो ब्रिंग वायरस। तो हम लोग एक ही जगह ज्यादा मिलते हैं जब हम लोग डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं। तो एक और मेरी एक वो है कि जब आप डाइनिंग टेबल पे जो हम ट्रेडिशनल खाना खाते हैं इस तरह से ना खा के आप खाना लगा लीजिए डाइनिंग टेबल पे, उठाइए और दूर दूर अलग अलग बैठिए। इसको बोलते हैं डाइनिंग एटिकेट्स। एक डाइनिंग एटिकेट से हम इसको थोड़ा चेंज कर देंगे तो घर में शायद किसी को, एक आदमी को जरूर जाना बाहर पड़ता है किसी कारण से, तो उससे नहीं होगा घर वालों को। तीसरा चीज है टॉकिंग एटिकेट्स। हम हमेशा कहते थे भाई आंख में देख के बात करो पुराने जमाने में। आज जो नया चीज है कि आप आंख को देख के बात मत कीजिए, क्योंकि आप फेस टू फेस मुंह लगा के बात नहीं करेंगे तो जब आप बात करते हैं तब वायरस ज्यादा होता है। कई लोग ये सोचते हैं यंगस्टर कि यार मैं खांसूंगा तभी वायरस निकलेगा। नहीं, जब आप बात करते हैं उस समय वायरस निकलता है। हो सकता है कि आपको बीमारी ना हो, आप एसिम्प्टोमेटिक हो, आपको सिम्टम्स नहीं है, बट आप वायरस फैला रहे हैं। तो टॉकिंग एटिकेट्स, डाइनिंग एटिकेट्स, आइसोलेशन, ये तो इसका बहुत बड़ा प्रिवेंशन है। और मास्किंग ना, मास्किंग को लेके इतनी रिसर्च हो चुकी है कि उस पर साइंस बात नहीं करना चाहता। इस पे बात करना चाहते हो कौन सा मास्क, कई लोग बोलते हैं कौन सा मास्क यूज किया जाए। तो देखिए आइडियल मास्क N95 है, बट वो आइडियल वो कहाँ यूज करते हैं हम लोग, हॉस्पिटल सेटिंग में जब वायरस लोड बहुत ज्यादा है। हम या आपको कहीं जाते हैं, आप ऐसी जगह आपको लगता है मैं बाजार जा रहा हूं, तो आप अच्छे मास्क का उपयोग कर सकते हैं N95। उससे थोड़ा कम जो ग्रेड का मास्क है वो है सर्जिकल मास्क, जिसे कहते हैं ना ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, तो वो यूज कर सकते। और सबसे जो नीचे वाला मास्क, कॉटन का मास्क ज्यादा कंफर्टेबल होता है, N95 थोड़ा ज्यादा, क्योंकि वो ज्यादा फिल्टर करता है। तो इस तरह से आप चूज कर सकते हैं मास्क। आप सिंगल मास्क यूज कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं। आपको लगता है कोई ऐसी जगह आप जा रहे हैं जहां परेशानी हो सकती है, आपको अननोन जगह है, तो आप डबल मास्क का यूज कर सकते हैं। मास्क। नाउ कम टू दी सरफेसेस। पहले ये सोचा गया था कि सरफेसेस से बहुत होता है, जैसे मैंने टेलीफोन छू लिया किसी का, मैंने किसी को नोट दिए, करेंसी करेंसी न्यूज़पेपर। तो बाद में धीरे धीरे पाया गया कि कम होता है और वायरल लोड उससे फैलने का खतरा बहुत कम होता है। तो वो मेरे ख्याल से एक एग्जैजरेशन था, बट तो भी आपको लगता है कि किसी चीज को, सरफेस को सैनिटाइज करना है, तो आप सरफेस को सैनिटाइज आप कर सकते हैं। आप पास बाकी जितने, आप हाथ बार बार धोने को बोला गया कि बाय द वे हाथ में लग जाए, तो आप एक एक चीज डिसिप्लिन बना ली कि हर 1 घंटे में मैं हाथ धोऊंगा, तो वो कर सकते हैं, या फिर हाथ में एक सैनिटाइजर लेके उसका उपयोग कर सकते हैं। और जैसे अपने कपड़े साबुन में डाल देता हूँ कि साबुन से अच्छा कोई वो चीज, और साबुन से नहा लेता हूँ। सो जो भी छोटा मोटा वायरस मेरे बाल बाल पे गिरता है स्पेशली,
वो निकल जाता है। सो ये एक लाइफ स्टाइल, तो पहली चीज प्रॉब्ली हम लोग नहीं समझा पाए अपने यूथ को, क्योंकि हर कोई सोचता है इसकी दवाई बताओ। इसकी दवाई कोई नहीं बनी आज तक। जितनी भी दवाइयां आती हैं वो अभी भी उनको ट्राई करना बाकी है रियल वर्ल्ड में। चाहे वो अभी जैसे डीआरडीओ की कल दवाई आई, तो साइंटिस्ट तो काम कर ही रहे हैं, बट ये तो टाइम टेस्टेड है। यदि आप मास्क लगाएंगे या माने ये सब चीजें टेस्टेड बाय साइंस हैं कि आप साबुन से हाथ धोएंगे तो वायरस मर जाएगा, यदि आप मास्क लगाएंगे तो आपको नहीं होगा। यदि आप दोनों पार्टियां मास्क लगाए हैं तो आपका जो ट्रांसमिशन है वो 99% रुक जाएगा। आप कहते हैं कि भाई मैं तो मास्क लगाता हूं, बट जब आप डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं तो मास्क निकाल लेते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, तो वहां से फैल जाता है। सो व्हाट आई मीन, लीक प्रिवेंट कीजिए जहां भी हो सके। आप लीक मत होने दीजिए मास्किंग के एटिकेट को। ये सब चीजें ये टाइम टेस्टेड है, दवाइयां इतनी नहीं है जितने की ये चीजें हैं। जन चतुर्वेदी, आपने, आई मस्ट अप्रिशिएट, दाद देता हूं कि आपने इतना फोकस्ड और डायरेक्टेड वे से यूथ को बताया। मैं आपसे ये चेक करना चाहता हूं, देखिए जिस प्रकार आपके शब्द हैं कि इस वक्त का सबसे बड़ा चैलेंज है ऑक्सीजन बेड और हॉस्पिटल एडमिशन। ये जो ऑक्सीजन है, ये कभी इतना मालूम नहीं था कि मेडिकल ऑक्सीजन इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। हाँ, अवश्य ही जब प्रॉब्लम लंग्स के ऊपर में टारगेट कर रही है, जब वायरस लंग्स के ऊपर टारगेट कर रही है, तो आज तो नए वर्ड्स आ गए हैं, ऑक्सीजन मैनेजमेंट, ऑक्सीजन ऑडिटिंग, और ऑक्सीजन लॉजिस्टिक्स, ऑक्सीजन प्लांट। इस कठिन परिस्थिति में सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है, बोथ फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू एंड फंक्शनिंग पॉइंट ऑफ व्यू? सर, जब मैं दिल्ली पोस्टिंग आया था, इसके पहले मैं वहाँ एक ऑक्सीजन प्लांट वहाँ लगा हुआ था। तो चूंकि मैंने ऑक्सीजन प्लांट कभी देखा नहीं था, तो मैं खुद देखने गया कि ऑक्सीजन कैसे बनती है। तो मुझे पता पड़ा कि 30 साल पहले से ही ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। तो प्रॉब्ली कोई बहुत दूरदर्शी आदमी होगा, उसने सोचा होगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट में उस समय कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं था। नॉर्थ ईस्ट से सिर्फ 2 ट्रेनें जाती थी हमारे यहाँ से, और बाकी एक आध फ्लाइट जाती थी। तो उस समय ही किसी ने नॉर्थ ईस्ट के जो आर्मी हॉस्पिटल्स थे, पूरे हॉस्पिटल को वो जो हमारा गुवाहाटी का हॉस्पिटल था, खुद के लिए ऑक्सीजन तैयार करता था, और जो 10-20 छोटे-छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनको भी सिलेंडर दिया करता था। तो एक आंसर तो उसका यह है कि भविष्य में जब भी कोई हॉस्पिटल बनाया जाए तो उनको ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन बनाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ऑक्सीजन को बनाने की टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है। एक छोटा ऑक्सीजन प्लांट एक अस्पताल को 20-30 लाख में लगाया जा सकता है। 100-100 200 करोड़ लगा के हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। तो यदि 1 करोड़ रुपए ऑक्सीजन के लिए खर्च किए जाए, दैट इज नंबर 1। दूसरा, ये हमेशा सोच के चला जाए कि आज तो कोरोना है, कल कोई और डिजास्टर हो सकता है। जैसे भोपाल में गैस, यदि उस समय हमारे भोपाल गैस में इतना ज्यादा लोगों ने वो नहीं है, नहीं तो ऑक्सीजन की जरूरत थी उस समय भी। तो ऑक्सीजन की जरूरत हमेशा रहेगी, तभी तो बोला गया है। तो या तो हम ऑक्सीजन प्लांट लगा लें, या देश में ही, अब मेरे ख्याल से कभी कभी हम लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं ट्रेस डीज को, कि जब ये खत्म हो जाएगा तो लोग कहेंगे यार क्या जरूरत है। नहीं, ये इस चीज को रखें, कभी दोबारा कुछ और हो सकता है। तो ऑक्सीजन के लिए चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत सिंपल है, और जितने स्टील प्लांट्स हैं उसमें तो यूज हो ही रही है, पूछा जाए तो वो ऑक्सीजन और मेडिकल ऑक्सीजन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। कई लोग फर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ये वो दूसरा, ये दूसरा, एक ही ऑक्सीजन है, वो एग्जैक्टली सेम है, जिसको कहते हैं मेडिकल ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन स्टील प्लांट में यूज होती है। एक तरीका तो ये है कि हम अपनी जो कैपेसिटी है बिल्टअप करें ऑक्सीजन प्रोडक्शन की, हर हॉस्पिटल को, क्योंकि जनरली हॉस्पिटल में नो, आपके घर में हर घर में गैस है, कुकिंग गैस। तो कई बार क्वेश्चन पूछता है भाई हर घर में ऑक्सीजन की जरूरत हो सकती है क्या? हाँ, पूरी हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। जब एक जमाने में किसी ने नहीं सोचा था कि हर घर में कुकिंग गैस को हम देंगे, क्योंकि वो भी इन्फ्लेमेबल है और ऑक्सीजन भी इन्फ्लेमेबल है। तो हम एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रख सकते हैं। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जो जो फिलिप्स या बड़ी कंपनियां बनाती हैं, मात्र 50,000 रुपए का आता है, और एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट 20,000 रुपए हो सकती है। तो 20,000 रुपए तो आज हम अफोर्ड कर ही सकते हैं। तो 20 से 50,000 रुपए में एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो कि करीब 10 लीटर पर मिनट का होना चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स ए गुड हाई फ्लो। तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की एक उपयोगिता, आप अपने घर में कंप्यूटर रखते हैं, आप अपने घर में कार रखते हैं, आफ्टर ऑल कार से आप नहीं तो टैक्सी से भी जा सकते हैं,
तो आप अपने घर में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी रख सकते हैं ताकि हॉस्पिटल तक जाने में आपकी स्थिति, हाँ, वो जो चीजें हाई फ्लो ऑक्सीजन, बाईपैप, वेंटिलेटर, वो एनेस्थेटिस्ट वगैरह का काम है, वो हॉस्पिटल में ही दिया जाएगा सुपरविजन में। सो दैट इज नंबर 2। नंबर 3 है कि ऑक्सीजन का जो जो चीजें हमारी साइंस में लिखी हुई हैं, जिसको योगा भी बोलता है, पुरानी साइंस भी और मेडिकल साइंस भी बोलता है कि हम ऑक्सीजन सैचुरेशन को कैसे बढ़ाएं, तो वो जो योगा के जितने भी, वो चाहे वो जो योगा गुरु सिखाते हैं हम लोगों को अनुलोम विलोम, और वो सब किए जा सकते हैं। या प्रोनिंग पे बहुत बात हो रही है आजकल कि आप प्रोनिंग की प्रैक्टिस करते रहिए घर में, कि जब आपको प्रोनिंग की जरूरत पड़े, प्रोनिंग करता क्या है कि जब आप पेट के बल तो ऑक्सीजन ज्यादा लग, क्योंकि उस पोजीशन में लंग्स के कुछ अनओपन पार्ट खुल जाते हैं, तो वो चीज आप बार बार करेंगे तो उससे भी, तो एक नेचुरल वे है ऑक्सीजन पाने का कि धीरे धीरे ऐसे घर बनाए जाएं जो ज्यादा वेंटिलेटेड हों, ज्यादा पेड़, हमको मालूम है पेड़ से ऑक्सीजन होती है, तो पहले से इन्वायरमेंटलिस्ट बात कर रहे हैं ऑक्सीजन पेड़ों की, बट पेड़ों के साथ हमने ऑक्सीजन की बात कभी नहीं की। तो हम कहें भाई ज्यादा पेड़ लगाइए, ज्यादा पेड़ लगाए तो ज्यादा ऑक्सीजन होगा। तो ये सब चीजें हैं जिससे ऑक्सीजन कर सकते हैं। जहां तक बेड की बात है, वो हमें, देखिए एक चीज मैं हमेशा बहुत पहले से बोलता रहा हूं कि हमने अपने जो मोहल्ले में नर्सिंग होम थे उनको खत्म कर दिया। हमने क्या किया, हमने सोचा आज सर कि दिल्ली में कौन सा हॉस्पिटल है, तो आपको 3-4 याद आएंगे, यार वो मेदांता है, गंगाराम है, मैक्स है, फोर्टिस है। तो उन अस्पतालों का क्या हुआ जो 100-200 हॉस्पिटल थे जो पीछे, जैसे कोई कहे ना कि कल मिठाई की दुकान सब खत्म कर दें और सिर्फ एक मल्टीनेशनल लोग मिठाई बेच रखा हुआ है पराठे की गली में, ऐसा ही हुआ है। और इस चीज को डॉक्टरों ने, एडमिनिस्ट्रेटर को बहुत बोला, शायद प्रधानमंत्री तक बात पहुंचे ये कि आप अपने जो मोहल्ले हैं, जो आपकी कॉलोनीज हैं, उनमें एक एक नर्सिंग होम, 2-2 नर्सिंग होम बनाइए। देखिए आप आज इंडस्ट्री को प्लॉट देते हैं, भाई इंडस्ट्रियल प्लॉट, पेपर में अटैचमेंट निकलता रहता है, मैंने आज तक एक अटैचमेंट नहीं देखा कि गवर्नमेंट ने कहीं किसी नर्स जमीन दी हो। ऑक्शन करते हैं, ऑक्शन का मतलब बहुत कॉस्टली, तो वो फिर कॉस्ट ऑफ द हेल्थ केयर बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो जब आप इंडस्ट्री को प्रमोट करते हैं और आप कहते हैं कि हॉस्पिटल आल्सो लाइक इंडस्ट्री, तो इंडस्ट्रियल प्लॉट में ही बनाइए ना नर्सिंग होम। आज हम 15 होटल बना सकते हैं, आप देखिए आपका जो एरो सिटी में 15 होटल्स बने हैं, तो वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई जो हमारी थी ठहरने की। एक रीजनेबल रेट पे आपको कमरा अच्छे 5 स्टार होटल में मिल सकता है। ऐसा ही हम हॉस्पिटल कर सकते हैं, या हम हर मोहल्ले में एक एक नर्सिंग होम बनाए, 2-2 नर्सिंग होम बनाए, क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है। हमारी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन की है। हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, पढ़े लिखे हैं। हम 60% डॉक्टर्स अमेरिका और इंग्लैंड को प्रोवाइड करते हैं जो सबसे डेवलप्ड कंट्री है। तो जब वो हमारे डॉक्टर्स एक्सेप्ट करते हैं जो हाईएस्ट डेवलप्ड कंट्री है, तो ये तो बात पक्की है कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, अच्छे लोग हैं, पर नहीं है। गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर के ऊपर बहुत कम पैसा खर्च किया हुआ है, तो जो 1% या 2% जीडीपी का जो खर्चा है उसको बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारी बेड की जो स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। नहीं तो नहीं भी था, तब भी मैं सुना करता था कि बेड नहीं मिलते, गंगाराम में बेड नहीं है। तो जब बेड नहीं है तो बेड बढ़ाया जाए। जनरल चतुर्वेदी, आपने बहुत ही विस्तार से बताया है। इनफैक्ट मैं थोड़ी सी दिमाग में एक शक सा है, डाउट सा है। देखिए, सबसे पहले तो जो चुनौती है उसको पहचानना बहुत जरूरत है। थ्रेट क्या है इस वक्त की जो थ्रेट है? जिस प्रकार पढ़ने में आया है कि अभी थ्रेट एरोसोल लेवल में आ गई है। पहले हम सर्विस के बारे में बात कर रहे थे, इसको टच करो, उसको टच नहीं करो, और किस प्रकार से ग्लव डालो, जो सब हम कर रहे थे। ये जो एरोसोल की थ्रेट आई है, इसके बारे में कुछ बताइए ताकि हमारे यूथ समझ जाए कि ये जो चैलेंज है ये कैसा है। चूंकि कई बार कई ऐसे केसेस देखने को मिले कि लोगों को क्वारंटीन कर दिया। देखिए कई यूरोपियन कंट्री हैं, इंक्लूडिंग इधर इधर अपना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, इधर जो ईस्ट में कंट्री हैं वो भी, उनकी पॉपुलेशन कम है तो उनको बहुत कंट्रोल कर सकते हैं वो लोग।
तो उन्होंने क्वारंटीन कर दिया लोगों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली। बट पता पड़ा कि एक ही होटल में एक आदमी नीचे था, उसके ऊपर भी किसी को हो गया, उसके ऊपर भी हो गया। तो ग्रेजुअली पाया गया कि कुछ और सोर्सेज भी हो सकते हैं इसके। तो ग्रेजुअली इस पे स्टडी किया गया कि अभी तक ये माना गया था कि ड्रॉपलेट से होता है। ड्रॉपलेट्स का मतलब होता है मैंने खांसा, ड्रॉपलेट्स हवा में फैलते हैं, तो 1 या 2 गज की दूरी पे रहते हैं, तभी कहते हैं ना 2 गज की दूरी। तो 2 गज की दूरी इसलिए बना गया कि 1 गज से ज्यादा नहीं जाता वो। इस जब 1 गज से ज्यादा नहीं जाता उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट। तो जाने लगे उसको बोलते हैं एरोसॉल्स। इन्फेक्शन एरोसॉल से होते हैं। आपने कई छूत की बीमारियां पुराने जमाने में देखी हैं जो कि हवा से होती थी, बट शुरू में ये पाया गया था नहीं यार हवा से नहीं होता। तो एक बहुत बड़ी एक चीज थी कि हवा से नहीं होता, तो शायद हम इसको प्रिवेंट कर पाएंगे। बट कुछ केसेस ऐसे हुए हैं, उससे ये पता चलता है कि हवा का डायरेक्शन, वायरल लोड, कितने लोग उस पार्क में घूम रहे हैं जिनको कि ये बीमारी है। समझ लीजिए एक पार्क है, उसमें मैं 100 में से 50 लोगों को ये इन्फेक्शन है और वो घूम रहे हैं उस पार्क में, तो नेचुरली वहां की हवा में ज्यादा होगा और फिर वहां से हवा चलेगी। तो इसका मतलब है कि सिर्फ हम सरफेस ही ना जाने और ये भी ना समझें कि सिर्फ 2 गज की दूरी से ही हो सकता है कि हमको ये एरोसोल से भी होता हो। तो इसलिए हमको मास्क लगाने की जरूरत है। कई लोग कहते हैं ना कि साहब मैं घूमने जा रहा हूं, मास्क लगाऊं कि ना लगाऊं, तो प्रॉब्ली उसका आंसर ये है कि हाँ, मास्क लगाना जरूरी है। जनरल चतुर्वेदी, ये हमारे जितने भी श्रोता हैं, उनका एक सवाल है। देखिए, जितना भी यूथ है वो मदद करना चाहते हैं, इस घड़ी में समाज की मदद करना चाहते हैं, हेल्थ वॉरियर की मदद करना चाहते हैं। तो किस रूप में, किस प्रकार से वो मदद कर सकते हैं? क्योंकि उनमें चाहत है कि इस वक्त में जो हेल्थ वॉरियर पूरे भारतवर्ष के लिए कर रहे हैं, पूरे समाज के लिए कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो आपकी एज ए डॉक्टर क्या एक्सपेक्टेशन है? यूथ आपको किस प्रकार से हेल्थ वॉरियर्स को, हेल्थ सिस्टम को, मेडिकल सिस्टम को मदद कर सकते हैं? सर एक तो वो ये मदद कर सकते हैं कि जो अवेयरनेस हम फैला रहे हैं वो दूसरों को दें, तो दैट इज अ हेल्थ एजुकेशन। ताकि ये मत सोच लें, आज कभी कभी मैं सोचता हूँ नहीं सबको कोरोना के बारे में मालूम है, ऐसा नहीं है। आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके ऊपर ही कोई आदमी रहता है और या फिर एक झुग्गी झोपड़ी में लोग रहते हैं, तो वो पूछेंगे साहब ये कोरोना होता क्या है, तो उनको बेचारे को यही नहीं मालूम तो उसको क्या है। तो एक तो यदि आप किसी तरह भी एजुकेट कर सकें, चाहे वो टीवी से, मीडिया से, टेलीफोन से, अखबारों के पर्चे से, पर्चे बंटवा के, तो एक तो एजुकेशन का काम वो कर सकते हैं उस एरिया में जहां की एजुकेशन नहीं पहुंची है। वो कई एरियाज हैं, झुग्गी झोपड़ी है, कई चीजें हैं। एक तो उनको, दूसरा चीज है कि डाटा कीपिंग। डाटा कीपिंग का मतलब है कि आज इस कॉलोनी में कोई बीमार पड़ जाए जहां मैं रहता हूं, तो ये इंफॉर्मेशन कोई डॉक्टरी की इंफॉर्मेशन नहीं है, उसके लिए डॉक्टर होना जरूरी नहीं है। कोई भी आदमी ये डाटा रख सकता है कि कितने हॉस्पिटल हैं हमारे शहर में, कितने नर्सिंग होम है, कितने बड़े नर्सिंग होम है, कितने छोटे नर्सिंग होम है। उनका डाटा हर यूथ रख सके तो दूसरों की मदद कर पाएगा वो, और उनके फोन नंबर्स क्या हैं। और यदि रियल पोजीशन मिल जाएगा, वहां नहीं मिल पाएगा इसको। तो डाटा कीपिंग यदि हम सब लोग थोड़ा थोड़ा कर सकें, कंप्लीट तो नहीं हो सकता, आइडियल तो गवर्नमेंट भी नहीं कर सकती, बट हम जरूर इसमें सहायता कर सकते हैं। तीसरा चीज है कि बीमार पड़ जाए तो उसको ले कौन जाएगा, तो हमें एक एम्बुलेंस का नंबर हमारे पास होना चाहिए। क्योंकि आज सब लोग डरते हैं, यदि मैं आज अपने पड़ोसी से कहूं कि मुझे अस्पताल ले चलो, यदि मेरे पास मेरे घर में कोई नहीं है तो कोई नहीं ले जाएगा मुझे। तो इसीलिए आपको एक एम्बुलेंस के नंबर जो सही में आपको ले जा सके, और दूसरे कमेटीज बनाई जाए मोहल्ले मोहल्ले में कि भाई यदि कोई बीमार पड़ जाए तो भाई तुम बीमार पड़ जाओगे तो मैं चलूंगा, और मैं बीमार पड़ जाऊं तो तुम चलोगे। तो एक म्यूचुअल, आफ्टर ऑल कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, हम गवर्नमेंट के उसमें तो नहीं भेज सकते। अब आपको एम्बुलेंस भी मिल गई, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर, ये दो की उपलब्धि की डाटा भी इकट्ठा करके रखना चाहिए कि ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता, कहां से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मिल सकते हैं। इस देश में आज ये है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन, इतनी सारी इंफॉर्मेशन है टीवी मीडिया में, बट इसकी इंफॉर्मेशन हमें आज भी नहीं है। यदि आप मुझसे आज पूछें कि चतुर्वेदी साहब गंगाराम में कितने बेड खाली हैं, तो मुझे नहीं मालूम, मेरे अपने अस्पताल के बारे में नहीं मालूम। तो बाकी तो ये डाटा कीपिंग यदि हम सबको ही कर सकें जितने भी हैं, फिर ये है कि हॉस्पिटल जहां जहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, यदि कुछ यूथ ऐसी कमेटियां बना लें
कि भाई वहां जाके एक आपने गाड़ी खड़ी कर दी, आपकी खुद की गाड़ी है, उसमें एक ऑक्सीजन सिलेंडर है, तो आप जब तक हॉस्पिटल में उसको नहीं पूछ रहा कोई, जब तक उसका अटेंडेंट पूछ रहा है, वहां भीड़ लगी हुई है, तो वो आपकी कार में आके वो ऑक्सीजन ले सकता है, बिकॉज दैट इज अ मिनिमम वी कैन डू। सो एक जिसे कहते हैं ना कि ऑक्सीजन एम्बुलेंसेस जो कि वहीं रखी हुई हैं, और उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपने सुबह से गाड़ी उठाई, आप सोचते हैं कि मुझे समाज सेवा करनी है, तो आप वहां जाके पार्क कर दीजिए और अपना एक ऑक्सीजन का बंदोबस्त कीजिए और लोगों को ऑक्सीजन दीजिए, लोग आपको याद रखेंगे और दे सकते हैं। जी हाँ। डॉक्टर चतुर्वेदी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आई एम स्टिल ह्यूमन एक बड़े पैमाने के ऊपर में समाज की मदद कर रहा है, और इन्होंने 5,000 से भी ज्यादा ड्राई राशन पैकेट्स बांटे हैं, और जो इन्होंने जो अफेक्टेड फैमिलीज हैं उनको दिए हैं, और इन्होंने मोर देन 2 लाख सैनिटाइजर्स और मास्क भी बांटे हैं। और एक सबसे जो एक बहुत भावुकता की बात है कि ब्लड और प्लाज्मा जो इनके वॉलंटियर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर इस चीज में हिस्सा लिया है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देखिए, माहौल बहुत टफ है, और कुछ नेगेटिविटीज भी हैं, कुछ फॉल्सहुड है, मिस इन्फॉर्मेशन है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, कुछ लोग जो होते हैं ना गलत सोच के वो इस स्थिति को और भी खराब कर सकते हैं। तो लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस प्रकार से हम एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाएं। तो एज ए डॉक्टर आप क्या कहते हैं कि किस प्रकार से हम एनवायरनमेंट को, चैलेंज है लेकिन एज ए डॉक्टर आपके वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है टू से हाउ टू मेक द एनवायरनमेंट पॉजिटिव। लड़ाई है, जीतेंगे अवश्य, लेकिन किस प्रकार से एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाएं। सोसाइटी में ये हिस्ट्री जरूर लिखी जाएगी कि हम इस पैंडेमिक को कैसे लड़े थे, क्या हम आपस में लड़ गए थे। ये जैसे हम लोग कहते हैं ना कि भाई मुगल्स आए और हमारे ऊपर राज कर लिया क्योंकि हम आपस में लड़ रहे थे। राजा थे हमारे पास, पर राजाओं के अलग अलग सैनिक थे, वो कभी भी इकट्ठे नहीं हुए। तो मेरा मतलब यह है कि ये एक दुश्मनी तो है, पैंडेमिक वायरस एक दुश्मन है, और हमारी सेनाएं अलग अलग हैं और सब कोई अच्छे लोग हैं, चाहे वो ए पार्टी हो, चाहे बी पार्टी हो, चाहे सी पार्टी हो। शायद वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि हमारा भी रिकॉग्निशन है, कि हर आदमी रिकॉग्निशन चाहता है। तो रिकॉग्निशन के लिए एक कोई ऐसी संस्था बनाई जाए जो सही में हर के काम को इवेल्युएट कर सके। हाँ भाई, इन्होंने 100 काम किया तो इन्होंने 200 काम किया, इन्होंने 100 काम किया, तो एक शाबाशी देने के लिए एक आदमी जरूरत है। बट आपस में यदि हम एक दूसरे, जिसे कहते हैं ना 1+1 2 नहीं होते, 1+1 11 होते हैं। यदि हम लोग इकट्ठे हो जाएं तो हमारे जो रिसोर्सेज हैं इस कंट्री में, हमेशा से तभी तो सोने की चिड़िया कहलाई है कि यहाँ पर रिसोर्सेज बहुत रहे हैं। आज भी यू विल बी सरप्राइज कि हम ऑक्सीजन सिलेंडर और सब कुछ मंगा जरूर रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीजन प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास क्या कमी थी जो है वो है कंटेनर्स की, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम था कि ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कैसे करना है। हमारा प्रोडक्शन जमशेदपुर में इतना हो रहा है, छत्तीसगढ़ रायपुर में इतना हो रहा है, तो उनको वो तो वही लोकल प्रोडक्शन के लिए था, स्टील फैक्ट्री के लिए, बट उसको लाया कैसे जाए, तो हमें कंटेनर्स लाने पड़े, नहीं तो प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं थी। आज एक पॉजिटिविटी की बहुत बड़ी के ये पॉजिटिविटी करनी है। और क्यों कि सोसाइटी को जो जो सबसे ज्यादा सफर करेगा इस पूरे युद्ध में, वो सबसे गरीब आदमी करेगा। कहीं ना कहीं से जो थोड़ा रिच है वो अपना कुछ ना कुछ कर लेगा, और उसके लिए पॉजिटिविटी की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे तो वो बेचारा मर जाएगा इसी चक्कर में कि कौन। तो ये है कि एक सोच है जो हम सबको लानी है, और ये तो हमारे धर्म गुरुओं ने पहले से सिखाया है, और देख भी रहे हैं हम लोग के तरह तरह के विभिन्न धर्मों के लोग विभिन्न तरह के काम कर रहे हैं, उससे एक बड़ा जोश आता है देख के कि देखिए एक अनक्लेम डेड बॉडीज को लोग का क्रिमेशन करने के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। मतलब उससे एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी मिलती है और दूसरों को सीख भी मिलती है। मैं बताता हूं आपको कि जब एक आदमी पॉजिटिव काम करता है तो दूसरों को भी सीख मिलती है। तो एक बहुत बड़ी सीख है, जब टीवी मीडिया पे कोई चीज दिखाई जाती है तो बहुत बड़ी सीख है वो। General Chaturvedi, with this we come to the last question.
और बड़ा मजा आया आपकी बातों, बिकॉज आपका जो कहने का ढंग है वो एकदम पॉइंटेड होता है, तो वो एकदम समझ भी एकदम जल्दी आता है। देखिए, आपने हेड किया है इंडियन आर्मी का मेडिकल सर्विसेज। अभी ये पूरा देश कोविड से जूझ रहा है। पूरे देश ने, पूरे समाज ने कोविड वॉर कर रहे हैं। हमारे पूरे भारत के जो हेल्थ वॉरियर हैं, डॉक्टर, नर्सेज, हाइजीन, मेडिकल सेक्टर, पूरा एकदम लगा हुआ है। इसके वक्त में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का जो मेडिकल पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, कॉम्पिटेंसीज, कैपेबिलिटीज हैं, वो किस प्रकार से इसमें सबसे बड़ा योगदान दे सकती है? थोड़ा ब्रीफली बताना प्लीज। सर, सबसे बड़ा योगदान ये दे सकते हैं कि इंडियन आर्मी बहुत ही स्ट्रक्चर्ड सर्विस है, चाहे वो मेडिकल की सर्विस हो, चाहे वो इन्फेंट्री हो, चाहे तो हमारे पास एसओपीज ऑलरेडी हैं किसी भी चीज के। क्योंकि आज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे लातूर में बहुत बड़ा भूकंप आया, तो खट से हमने फील्ड हॉस्पिटल वहां बना दिया, बहुत बड़ी विपदा थी वो। और ऑल इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस वाले भी गए, तो शाम को वो लोग भटकते हुए हमारे हॉस्पिटल में आए, क्योंकि उनके पास एसओपीज ही नहीं है। वो तो बेचारे सोचिए हम डॉक्टरी करने गए हैं। तो आज एक विपदा से लड़ने के लिए सिर्फ डॉक्टर की जरूरत नहीं है, आपको एक आइडियल एसओपी की जरूरत है कि बेड कौन लगाएगा, टेंट कौन लगाएगा, उनको खाना कौन देगा। यदि वर्कर्स को खाना नहीं मिलेगा तो काम कैसे करेंगे, दूसरे दिन काम नहीं करेंगे। सो व्हाट आई मीन, इंडियन आर्मी से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है ऐसी विपत्ति लड़ने के लिए। बट चूंकि ये विपत्ति इतनी बड़ी है कि एक ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर सकती, बट इंडियन आर्मी ने पहले से ही क्वाइटली करती है। इंडियन आर्मी ज्यादा शोर नहीं मचाती। इवन पहली बार में ही जब ये फर्स्ट वेव आई थी, तब भी सरदार पटेल हॉस्पिटल बनाया गया था, जो कि उस समय 1000 बेड लगे हुए थे यहाँ। बाद में पता लगा कि भाई इतने पेशेंट नहीं आए, उसको डिसमेंटल कर दिया गया। वो शायद हम लोगों की गलती थी, क्योंकि गवर्नमेंट का असेसमेंट था भाई कोरोना चला गया है। तो उस समय भी इंडियन आर्मी ने 1000 बेडेड का एक बहुत जल्दी से हॉस्पिटल तैयार कर दिया था, ताकि कुछ यदि उस समय भी बहुत केसेस होते तो हम कर सकते थे। उसी चीज का डुप्लीकेशन हम अभी कर रहे हैं बनारस में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, पटना में। ये सब फील्ड हॉस्पिटल, जो एंथोनी फाउसी ने ही बोला कि आप फील्ड हॉस्पिटल की मदद लीजिए, बेड भी लगा सकती है, एसओपीज बना सकती है। तो पहली चीज तो है कि हम बेड की जो किल्लत है उसको हम कम कर सकते हैं। दूसरा, हम जो हॉस्पिटल, हमारे एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, उनको 10-20% बेड हम सिविलियंस के लिए खोल सकते हैं, जो हम करने जा रहे हैं, जो शायद कर भी दिया है मेरे ख्याल से। तो उसमें ये होगा। तीसरा, हमारे जो खुद के एक्स सर्विस में स्कीम थी, वो तो बेचारे सिविल अस्पताल में जाए। अब सिविल हॉस्पिटल उनको कोई लेने को तैयार, 3 करोड़ लोग हैं, वो भी हमारे पास आ गए हैं, तो उसकी उनको भी देखना जरूरी है। तो हम उनको भी देखभाल कर रहे हैं। प्लस ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट ए जगह से बी जगह, हमारी इतनी बड़ी सर्विस एएससी है, कई और लॉजिस्टिक इशू हैं कि यहाँ से मैन पावर वहां ले जाना है, वहां से ऑक्सीजन वहां ले जाना है, यहाँ से टेंटेज वहां ले जाना है। तो इंडियन आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे नेवी हो, इस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुनिया के तमाम रिसोर्सेज, बिकॉज हमने दुनिया की मदद की है, हम वैसे देश नहीं है, हमने सबको वैक्सीन दी है, वो लोग आज हमारी मदद कर रहे हैं। उनके पास चूंकि केसेस कम है, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात इंडिया करता है, वो देखने को आ रही है, नहीं तो आपको कोई देगा नहीं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। तो इंडियन आर्मी की ग्लोबल प्रेजेंस है। यूनाइटेड नेशंस के हमारे इतने हॉस्पिटल्स हैं 10। तो हमने पूरी दुनिया देखी है, हमें दुनिया का चरित्र मालूम कि दुनिया में कहां क्या मिलेगा। तो हम वहां से रिसोर्स करके ये कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा जज्बा है, और सबसे बड़ी बहुत बड़ी चीज है जो लास्ट बात, ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है इस कंट्री में जो कि सबको 100 में से 100 को वैक्सीन मिल गई है। जो सर्विंग इंडियन आर्मी है वो पूरी वैक्सीनेटेड है, उसमें एक भी कैजुअलिटी नहीं है, आज एक भी कोई डेथ नहीं हुई कोरोना से। 40-50 केस हो सकते हैं। तो एक हमें एक फौज है हमारे पास जो प्रोटेक्टेड है, कमिटेड है, और एक्सपीरियंस है, और स्ट्रक्चर्ड है, और एसओपी से लेस है। क्योंकि जब तक एसओपीज नहीं होंगे तो आप बहुत सारे लोगों को इकट्ठे कर सकते हैं, बट उनको यही नहीं मालूम करना क्या है। जनरल चतुर्वेदी, आपने बहुत सुंदर तरीके से जितने भी प्रश्न थे, शक थे, डाउट थे, उनके बारे में बहुत अच्छे आंसर दिए हैं। और आपने जिस प्रकार कहा है कि एसओपी, प्रोटोकॉल, फंक्शनल एफिशिएंसी एकदम इंडियन आर्मी की तगड़ी है। और सबसे जरूरी बात क्या है कि हमको जॉइंटेडनेस से, वननेस से
इस लड़ाई को लड़ना है। मैं आखिर में आपको, देखिए, एक त्रिशूल का एक सिस्टम होता है, सिर्फ 3 पॉइंट, आपके 3 एडवाइस हमारे भारत के यूथ को क्या है? पॉइंटेड 3 एडवाइस। एक है प्रिवेंशन, जितने भी जो चीजें हमने बोली हैं कि आप आइसोलेशन, मास्किंग, टॉकिंग एटिकेट्स, डाइनिंग एटिकेट्स, दैट विल प्रिवेंट। सो प्रिवेंशन। और यदि बीमारी हो ही गई तो होम हॉस्पिटलाइजेशन, 90% लोग का इलाज घर में हो सकता है, तो आप घर में इलाज करने के लिए वो जो चीजें हैं वो कर लीजिए। एंड थर्ड चीज, ये बीमारी हो ही गई तो आपके पास जो हॉस्पिटल्स हैं उनको ऑप्टिमली यूज करने के लिए आपको डाटा होना चाहिए, कि नहीं तो आप यहाँ भटकते रहेंगे, क्योंकि अस्पताल तो है हमारे पास, रिसोर्सेज भी हैं, बट हमको ये नहीं पता चल रहा कहाँ जाना है। तो ये चीजें हम यूथ लोग कर सकते हैं, तीनों चीजें, क्योंकि हमको तीनों चीजों की जरूरत है, प्रिवेंशन और 90% होम ट्रीटमेंट और बाकी 10% का ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल। तो उसमें हम सहायता कर सकते हैं पूरे देश की। प्रधानमंत्री जी को आपके 3 मैसेज। मैंने जो गवर्नमेंट से एक ही एक्सपेक्ट करता हूं कि देखिए, जो हमने पहले जो लॉकडाउन 15-20 दिन के लिए कर सकें और फिर उसका इफेक्ट देखें, तो हमको बहुत फायदा होगा। एक तो मैं ये कहना चाहता था। दूसरा ये है कि जो वैक्सीन है, हमको जितने भी रिसोर्स हो सकते हैं वैक्सीन के, तो हम चारों तरफ से उसको पूल कर लें, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, फार्मेसी इंडस्ट्री, तो कि हम उसको सबको पूल रिसोर्स कर दें और काफी लोग और वैक्सीन बना सकते हैं, या हम इंपोर्ट कर सकते हैं वैक्सीन, जैसे हमने स्पुतनिक का डिसीजन लिया। और तीसरा, ये सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, जो आगे आने वाली नस्ल है उसके लिए हम अपना जो हेल्थ स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम किसी भी बड़ी डेवलप्ड कंट्री से भी अच्छा कर सकते हैं यदि हम बिना किसी उसके, यदि हम लगा सके क्या किया जाए, ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर बना जाए जो कि यदि ऐसी विपदा फिर से आती है, और इवन डे टू डे जो इश्यू है, आफ्टर ऑल सिर्फ हम हॉस्पिटल विपदा के लिए नहीं बनाते, जो डे टू डे इश्यू हमारा रोज की हेल्थ के प्रॉब्लम है, उसके लिए हमें कुछ लोगों के साथ मिलना चाहिए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने एयरपोर्ट के लिए किया। एयरपोर्ट आजकल लोग आते हैं बाहर से, लोग कहते हैं हिंदुस्तान में बड़े अच्छे एयरपोर्ट हो गए, क्योंकि हमने बहुत अच्छा उस पर बहुत कंसंट्रेट किया। ऐसा ही वो रेलवे, शायद रेलवे स्टेशन के लिए हो रहा है, वही चीज हमें हॉस्पिटल के लिए करना पड़ेगा। जन चतुर्वेदी, आपसे फिर दोबारा मैं 3 सजेशन चाहता हूं, जो सीडीएस, डीजीएफएमएस और जो करंट डीजीएमएस है, आपकी तरफ से उनको 3 सजेशन क्या है? नाम लिए वो चूंकि आर्मी के सीसर्स लोग हैं, उनके लिए मैं एक सबसे इंपॉर्टेंट सजेशन ये देना चाहता हूं कि इतनी बड़ी नियामत अंग्रेज लोग छोड़ गए थे हमारे पास, वो थे इंडियन आर्मी हॉस्पिटल्स। आप सोच नहीं सकते कि 5 स्टार, आज मैं सिविल में काम करता हूं, तब मैं सोचता हूं कि जो इंडियन आर्मी जो काम कर रही है इन द हेल्थ स्ट्रक्चर, वो 5 स्टार नहीं, वो 10 स्टार है। क्यों 10 स्टार है? आप स्ट्रक्चर अच्छा है, आपके पास एजुकेटेड डॉक्टर हैं। यू विल बी सरप्राइज कि मोस्ट ऑफ द सिविल हॉस्पिटल, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स भी हैं, उनके पास जो स्पेशलिस्ट हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। वो एक एक 2-2 महीने ट्रेनिंग करके सिंगापुर में बोर्ड लगा के बैठ जाते हैं कि मैं रूमेटोलॉजिस्ट हूं। सो व्हाट आई मीन, एजुकेटेड लोग हैं, ह्यूमन रिसोर्स है, स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन है। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम को अपने अपने में ले लीजिए, आर्मी में। आप उनको सिविल में मत डालिए। आज आपने मुझे ट्रीट करेगा, वो मैं वहां नहीं जाना चाहता। मैं 40 साल से इसी इंडियन आर्मी में काम किया हूं, मैं आर्मी में ही इलाज कराना चाहता हूं। उसके लिए हमें अपने रिसोर्स बूस्ट करने पड़ेंगे। सिर्फ हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास हॉस्पिटल्स भी हैं। यदि हम कुछ वेटरन्स हॉस्पिटल बना लें तो वो चीज पूरी हो सकती है। आज यदि मैं गंगाराम में इतना सारा पैसा कमा रहा हूं, तो मैं तो छोटे से पैसे में काम करने को तैयार था। जिस दिन मैं रिटायर हुआ था, मुझसे बोलते कि 5 साल आप वेटरन हॉस्पिटल में काम कर लीजिए, तो मैं काम कर लेता।
ऐसे बहुत से लोग हैं, 90% लोग हैं जो आर्मी से रिटायर होंगे, वो कहेंगे चलो वेटरन हॉस्पिटल में नौकरी कर लेते हैं। यू हैव गॉट द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, आपने सबसे एक्सपीरियंस आदमी को, जैसे मैं सबसे एक्सपीरियंस रूमेटोलॉजिस्ट हूं, आपने मुझे हटा के एक सिविल में भेज दिया, तो किसको फायदा हो रहा है? सिविलियंस को फायदा हो रहा है। तो यदि हम अपने हॉस्पिटल में अपने लिए बनाएं, तो मोस्ट एक्सपीरियंस लॉट जिस दिन वो रिटायर होता है, वो सबसे एक्सपीरियंस डॉक्टर होता है, हाईएस्ट पेड इन द सिविल, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है, आर्मी के पास लैंड की कमी नहीं है, आप सिर्फ एक वेटरन्स हॉस्पिटल बनाइए और जितने एक्स सर्विसमैन हैं उनका ट्रीटमेंट वहां। दूसरा, डिजास्टर जो ड्रिल है, डिजास्टर जो भविष्य में होने वाला कोई भी मेडिकल डिजास्टर है, उसके लिए एक जो डिजास्टर डिपार्टमेंट, वो नहीं, एक मेडिकल डिजास्टर बनाइए जो कि इंडियन आर्मी चलाएगी। अच्छा, कोई नहीं चला सकता, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर ऐसा है। ऐसी जो ट्रेनिंग आर्मी डॉक्टर्स की है, डॉक्टर लाटूर में पहुंच तो सकता है, बट बेचारा वो स्टेथो डाल के घूम रहा है, उसको खाने को भी नहीं है। तो हमारा एक स्ट्रक्चर इतना बढ़िया है कि हम भविष्य में किसी भी उसको लड़ सकते हैं। तो जो मेडिकल का डिजास्टर है वो आप अपने पास ले लीजिए, बाकी बाढ़ जी, आप आर्मी के पास ले लीजिए। तीसरा यह है कि हमारा ह्यूमन रिसोर्स इतना कम है कि मैं आपको बताता हूं, आज गंगाराम में जहां काम करता हूं 600 डॉक्टर काम करते हैं, आरआर हॉस्पिटल में 110 डॉक्टर काम करते हैं। इतना बड़ा हॉस्पिटल में, इतना बड़ा फ्लैगशिप हॉस्पिटल है, क्यों कि ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास बहुत कम है, और इसके लिए हमें कुछ ना कुछ जरूर करना पड़ेगा। हमारे पास है तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जमीन भी हमारे पास है, हम छोटे मोटे हॉस्पिटल तो बना ही सकते हैं एक साल में। तो हम दोनों चीज करने से तब हम सिविलियंस की भी मदद कर सकते हैं विपदा आने पे। आज हम मदद क्यों नहीं कर पा रहे हैं? कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। यदि आप मुझसे पूछिए कि डॉक्टर साहब आप 200 डॉक्टर दे सकते हैं, 400 डॉक्टर दे सकते हैं, तो फिर आपकी सर्विस भी अफेक्टेड होगी। यदि आप मुझसे, यदि मैं डीजीएमएस आर्मी हूं और आप मेरे को डॉक्टर मांगेंगे, तो मैं कहूंगा सर फिर मैं अपना बेस हॉस्पिटल कैसे चलाऊंगा जो 100% फुल है अभी एक सर्विसमैन से। सो व्हाट आई मीन, हमें ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत है। आज एक यूपी श्री का छोटा स्टेट है, 20,000 डॉक्टर हैं यूपी स्टेट में, और इंडियन आर्मी के पास कुल 7-8 मेरे ख्याल से डॉक्टर्स हैं, इफ आई रिमेंबर करेक्ट। तो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स की बहुत कमी है। फॉर सम रीजन इट हैज बीन ब्रांडेड कि नहीं यार वो काम चल रहा है, काम चल रहा है। और एक बहुत एक क्लास मेडिकल व्यवस्था मौजूद है इस देश में। कई लोग प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग पूछते हैं कभी कि यार इस मेडिकल व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। कुछ नहीं करना है हमको, आर्मी की कॉपी करनी है। यदि सिविल को भी करना है तो जैसे आर्मी की व्यवस्था है वैसे ही हम कर सकें। और मैं तो इतना तक कहता हूं कि यदि इतनी परेशानी है तो हेल्थ व्यवस्था को नेशनलाइज कर दीजिए, गवर्नमेंट हैंडल कर सकती है। तो आपने कई चीजों को नेशनलाइज कर रखा है। यदि इतनी महंगी हो गई है व्यवस्था कि कॉमन आदमी को नहीं पहुंच के बाहर है, तो उसको नेशनलाइज कर सकते हैं। बट वो तो एक बहुत बड़ी डिबेट है नेशनलाइज करना। बट हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, एक एक सिविल हॉस्पिटल खोलते हैं, समझ लीजिए आपने अपोलो हॉस्पिटल खोला, तो उसके सामने एक गवर्नमेंट का हॉस्पिटल खोलिए, उतना ही बड़ा। हर जहां भी प्राइवेट हॉस्पिटल खोलेंगे उसके सामने एक प्राइवेट गवर्नमेंट हॉस्पिटल खोलिए, ताकि लोगों को लगे कि ठीक है मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं सामने के अस्पताल। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। और मैं कहूंगा कि ऑनेस्टली इट वाज इंटॉक्सिकेटिंग talking to you because you got so much of depth, wisdom, and experience. I think it is very touching what you have told. And on behalf of I Am Still Human के founder विवेक मेहरा और about 80,000 जो members हैं इस ग्रुप के और लाखों से ज्यादा जो श्रोता हैं, उनकी तरफ से मैं आपको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूं। और आज जो आपने बातें कही, मुझे पूरा विश्वास है कि जो सुनने वाला है उसकी मदद होगी और उसकी खुद की जान और उसके आसपास वालों की जान सुरक्षित रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद सर, जय हिंद।